नमस्कार, ई न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी कनेरिया। सीधी जिले के गोपद बनास विधानसभा के पूर्व विधायक के सिंह भंवर साहब ने हमारे वरिष्ठ पत्रकार सचिंद्र मिश्र को हुई खास बातचीत में पूर्व विधायक ने साफ तौर से कहा है कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल का साथ देंगे। उन्होंने बताया कि आज की राजनीति में वो खुद को फिट नहीं मानते हैं और इसलिए प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ेंगे। रही बात विरासत को आगे बढ़ाने की, तो आगे क्या होगा वो भविष्य के हाथ में है और हाँ की इच्छा जरूर है कि राजनीति में कोई ना कोई सक्रिय है। ऐसे में उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी खुद निर्णय लेंगे। उनके तथ्यों पर भंवर साहब ने खुलासा किया है। आइए देखते हैं खास चर्चा में क्या है खास। नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज एमपी। स्वागत है आप सबका न्यूज एमपी में। आज हमारे बीच एक ऐसे मेहमान जो सीधी जिले के गोपद बनास विधानसभा सीट की सियासत के साक्षी रहे और पूर्व किशोर कुमार साहब, आज उनसे विभिन्न मुद्दों पर, समसामयिक मुद्दों पर, वर्तमान राजनीतिक माहौलों पर सीधे बात करते हैं, सीधे मुखातिब होते हैं। भंवर साहब, आपका न्यूज एमपी में स्वागत है। धन्यवाद सचिन। और बहुत सी बातें हैं जो आप पूछना भी चाह रहे हैं और मुझे भी अच्छा लगेगा उन बातों पे कुछ अपना कमेंट देना। भंवर साहब, सीधी जिले का गोपद बनास विधानसभा क्षेत्र रहा है जो आज विलुप्त हो चुका है और आपकी राजनीति का एक दशक पहले बात करूं, कहीं न कहीं तो आपका सियासत का एक गढ़ रहा है। राजनीति का श्री गणेश हुआ था आपका, वो समय था। गोपद बनास के बारे में क्या कहेंगे और उस सियासत के बारे में क्या आपकी सोच है, क्या आपका मूल्यांकन है, क्या कहेंगे? मैं राजनीति में डिफ़ॉल्ट से आया, अगर देखा जाए तो, और कोई बात दिलचस्पी थी नहीं मुझे राजनीति से, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ लोगों ने कहा और उसके कारण मैं राजनीति में आया और दूसरे चुनाव में गोपद बनास से मैं जीता। गोपद बनास क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसा क्षेत्र बना जिसमें एक परिवार की तरह ये रिश्ते बन गए और वो परिवार की तरह के जो रिश्ते बने वो आज भी कायम हैं और लोग बाग एक प्यार की दृष्टि से मुझे देखते हैं। तो ये था मेरा गोपद बनास क्षेत्र और अभी भी जहाँ भी गोपद बनास क्षेत्र में जाता हूँ मुझे वही प्रेम मिलता है उन सभी से। तो अगर वो तो आपने बताया जो आपका स्नेह रहा, प्यार रहा, सम्मान रहा, गोपद बनास का अतीत अपने आप में एक मायने रखता है। तब की राजनीति और आज की राजनीति में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, कल की राजनीति तो आज की राजनीति या फिर उसके पहले की राजनीति बदलती है, समय के साथ हर चीज़ बदलती है, तो इसी तरह से राजनीति भी बदलती है। तो उस टाइम की राजनीति में जो लोग का एक स्वभाव था, वो जो जुड़ते थे लोगों से थे, व्यक्तिगत जुड़ते थे। आज की जो राजनीति है वो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो राजनीति में एक व्यक्ति को चाहिए, जो एक वोटर है उसको जो राजनीति में चाहिए वो अपनी भलाई चाहिए। तो अगर आज की राजनीति उसको वो भलाई दे रही है, उसको वो जो वो चाह रहा है वो उसको मिल रहा है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से मिले, चाहे पार्टी की तरफ से मिले, चाहे क्या कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल के तौर से मिले, उसको चाहिए कुछ और उसको मिल रहा है। लेकिन जो बदलाव है वो ये है कि कल की राजनीति में जो प्रेम और स्नेह और उसकी वजह से और काम की वजह से पैसा मिल जाता था, ये वोट मिल जाता था, वो आज सिर्फ पैसे और ऊपर की राजनीति, जो पार्टी की राजनीति है, कुछ जातिवाद को लेकर है, कुछ पैसे को लेकर है, कुछ जो नेशनल लेवल या स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स कह सकते हैं उसके कारण है। तो आज वहाँ पे आज राजनीति आके टिक गई है। तो जो
बदलाव है उसमें कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है कि शायद जो पुराने लोग हैं जैसे मैं भी हूँ, वो शायद फिट न होते हों उस राजनीति में। कहीं न कहीं आपने जो फिटनेस की बात की है, तो सियासत में फिटनेस बहुत मायने नहीं रखती, उम्र आड़े नहीं आती है। ठीक है, वर्तमान की पार्टियों में सीमाएं बांध दी गई, उम्र की सीमाओं की बात आती है, लेकिन हम जो मानते हैं, आम आदमियों का जो सोचना है, तो भंवर साहब शायद आज की राजनीति में फिट नहीं है, ऐसा। नहीं, आपने सही आकलन किया कि आज की राजनीति में मैं फिट नहीं हूँ। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आज की राजनीति क्यों, मैं जब 93 में जीत के गया, तो 93 में तो नहीं, दूसरी बार जब जीत के गया मैं 2003 में, या हो सकता है कि 93 में, तो 93 से 98 तक मैं विधायक था। तो उसका उदाहरण मैं ये दे रहा हूँ फिटनेस की, जहाँ तक राजनीति में फिट होना ना होना, उसका जो उदाहरण दे रहा हूँ कि विधानसभा में एक कक्ष था जहाँ पे हम लोग अपना कूपन लेते थे जाके। तो अक्सर मैं जाता था, इसलिए कि कूपन मुझे ही लेना पड़ता था और कोई जाके मेरे लिए नहीं ले सकता था। तो मैं जाता था और वहाँ पे जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनसे दो बातें भी होती थी, कुछ हंसी मजाक भी होता था और कूपन लेके हम आ जाते थे। तो एक व्यक्ति ने वहाँ पे मुझे ये कहा कि भंवर साहब आप राजनीति में कैसे आ गए, आप राजनीति लायक तो नहीं है यार इस तरह की राजनीति में। तो जब एक कर्मचारी भी यही सोच रहा है कि मैं कैसे आ गया राजनीति में, तो ये तो सोचने वाली बात है कि हो सकता है कि मैं ये पूरे राजनीति के दायरे में मेरा आना एक अचरज कई बात हो सकती है। भंवर साहब, एक बात जो आम जनमानस की रही, आपका इस क्षेत्र में सम्मान है, चाहे उस गोपद बनास भी लुप्त हुआ, सीधी विधानसभा भी सामने रहा, तो कभी कांग्रेस, तो कभी बीजेपी, तो कभी सपा, तो कभी निर्दलीय, तमाम समसामयिक बातें हैं। तो कहीं न कहीं ये जनता का स्नेह, जनता का सम्मान, जनता का प्यार कि खुद का निर्णय? देखिए, मेरा एक बहुत दृढ़ विश्वास है कि चाहे कुछ भी कोई कहे कि हमारे पास बहुत सा पैसा है, मैं सोशली बहुत काम करता हूँ और मैं एनजीओ के माध्यम से या सिविल सोसाइटी के माध्यम से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये अगर लोगों की सोच होती है, वो करते भी हैं। लेकिन मेरा ये सोचना है कि अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर सही ढंग से काम किया जाए तो बहुत कुछ काम होता है और बहुत लोगों को बहुत सा फ़ायदा दिया जा सकता है, और वो प्लेटफॉर्म है राजनीति। जो राजनीति का प्लेटफॉर्म है उससे बढ़कर कोई प्लेटफॉर्म है नहीं काम करने के लिए। और इसीलिए मैं एक बार जो राजनीति में आ गया तो मुझे जो ये महसूस हुआ, ये एहसास हुआ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके बाद मुझे यही लगा कि अगर मुझे कुछ लोगों के लिए करना है तो कहीं न कहीं राजनीति से जुड़ा रहना पड़ेगा और कोशिश करके उस जगह पहुंचना आवश्यक है जहां से हम लोगों की सेवा कर सकें। मैं जानना चाहूँगा कि बीजेपी आज चूँकि पूरे देश में एक उसकी एक अलग भूमिका, एक अलग स्थान है, जन जन के मन में, खासतौर से यूथ की पीढ़ी जो है आज बीजेपी कहीं न कहीं उनके दिलों में वास करती है। बीजेपी को आज आप किस नज़रिए से, किस चश्मे से देखते हैं? हाँ, ये तो बहुत, जो अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत लोडेड सवाल है। इसको आसानी से थोड़ा सरल ढंग से बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, पार्टी जो है वो सब पार्टी करीब करीब बराबर है, इसलिए कि सब पार्टी यही चाहते हैं कि वो लोगों को कहें कि वो उनकी मदद करना चाहते हैं, उनका फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, और लोग किस तरह से वो बात कही जाती है, लोग उस पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। बीजेपी कांग्रेस का एक जो ग्राफ था वो उठा फिर नीचे आता गया और एक जगह पे आके बीजेपी ने अपना स्थान बना लिया पॉलिटिक्स में, देश में, और वो आ गई सत्ता में। जब सत्ता में बीजेपी आई तो ये लगा कि एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है और इसमें भारत को, देश को बहुत फ़ायदा होने वाला है।
जो सोच थी, जो उन्होंने कहा शुरू में, वो एक उस तरफ ले जा रहा था देश को जो बिल्कुल सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेगा, सिर्फ ये कहेगा कि लोगों तक फ़ायदा कैसे पहुँचे और किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये सोच बना के बीजेपी आई, चाहे उसकी सोच कुछ भी रही होगी, लेकिन लोगों तक जो बात पहुँची वो यही बात पहुँची कि लोगों को फ़ायदा होगा, और हुआ भी। मेरे ख्याल से मैं शायद पहले लोगों से ये बात कर चुका हूँ, आज फिर दोहराना चाहूँगा कि बीजेपी के पॉलिटिक्स को मैंने जो नज़रिए से देखा है, वो उसको अगर मैंने एनालाइज किया तो एक बहुत स्पष्ट चीज़ सामने आई, और वो ये है कि बीजेपी ने इस देश को दो भाग में उन्होंने देखा है। एक भाग है जो कि बहुत ही गरीब तबका है, जिसको छोटी छोटी जो ये हैं स्कीमें हैं उससे लाभ पहुंचाना, जो कि बहुत अच्छा है, लोगों तक ये लाभ पहुंचा है, डायरेक्ट पहुंचा है। तो एक तो वो सेक्शन है इस देश का जिसमें बीजेपी ने इन लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की और वहाँ तक पहुंचाया भी उन्होंने। दूसरा भाग है बीजेपी के जो मन में, और जो मुझे लगता है वो है बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो इन दोनों को उसने अलग कर दिया और उसने ये दर्शा दिया, लोगों को ये कह दिया कि आप अपने जो छोटी छोटी स्कीम है, जो आपको पैसा मिल रहा है, इसमें आप खुश रहो। जो हम उस भाग में जो कर रहे हैं कॉर्पोरेट के साथ, ये आपके सोचने की बात नहीं है, उसको हम संभाल रहे हैं, उसको हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, आप तो खुश रहो इसमें बस। तो ये पॉलिटिक्स उनकी जो सामने आई, बल्कि सामने तो नहीं आई इसलिए कि लोग बाग इसके बारे में बहुत सोचते नहीं हैं, लेकिन उनकी जो मानसिकता है वो इस तरह की है मेरे ख्याल से, और ये एक सफल राजनीतिक कदम रहा उनका। भंवर साहब, 2023 आपके सामने है, मिशन 2023 फिर से आने वाले समय में चुनाव होने हैं विधानसभा के। क्या माने, लोग जानना चाहते हैं कि भंवर साहब 2023 में फिर से चुनाव मैदान में आएंगे, किस दल से आएंगे, क्या रूपरेखा होगी 2023 की आपकी जहां में? हाँ, 2023 जब मैं 1993 जब 1993 में लोगों ने कह दिया था कि आप राजनीति के लायक नहीं हैं, तो 2023 तक तो मुझे भी एहसास हो गया कि अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब जहाँ तक एक्टिव पॉलिटिक्स है, चुनाव की पॉलिटिक्स है, उससे मैं थोड़ा दूरी रहना चाहूँगा। लेकिन राजनीति एक बार आ गए हैं तो राजनीति में ये रहता है कि कहीं न कहीं जुड़े रहने की मंशा रहती है, और उसके सब यही कारण है कि इतने सालों से राजनीति करते करते लोगों से जो जुड़ा हुआ है वो एक उपेक्षा रखते हैं कि हमारे माध्यम से उनके लिए उनका कुछ काम हो जाएगा, और आते हैं उस काम को लेकर। तो जब वो ऐसे लोग आते हैं तो ये रहता है कि भाई काम उनका होना चाहिए, और काम तभी होगा जब किसी राजनीतिक दल से या व्यक्ति से या किसी संस्था से जुड़ा रहा आदमी तो ये काम कर सकते हैं। तो इसलिए उतना मैं रखना चाहूँगा, उतना कनेक्शन रखना चाहूँगा, लेकिन उसके अलावा जो चुनावी राजनीति उससे मेरे ख्याल से अब काफ़ी हो चुका है। मतलब 2023 में आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, 2023 की विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ूंगा। ठीक है, 2023 का चुनाव आप नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो चुराहट की सियासत है, सीधी की सियासत है, गोपद बनास तो विलुप्त हो चुका है, चुराहट और सीधी दोनों की बात कर लेते हैं। तो चुराहट सियासत भी इन दिनों काफ़ी गरमाई हुई है। पहले दो पक्ष हुआ करते थे, इस समय त्रिकोणीय आसार दिखाई दे रहे हैं। चुराहट को कहाँ पाते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? अब चुरहट जो विधानसभा है वो अब गोपद बनास से चुरहट मिला के है, तो अब उसमें पिछले बार राहुल हार गए, अपने परिवार के हैं।
अब क्योंकि मुझे और राजनीति करनी नहीं है, कहीं और चुनाव लड़ना नहीं है, तो कोशिश रहेगी कि परिवार का कोई ना कोई राजनीति में आ जाए, फिर से विधानसभा में आ जाए, मंत्री के पद में आ जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि चुरहट सीट अभी राहुल के पास रहे। चुरहट सीट अजय सिंह राहुल के पास रहे, उनकी भी एक उम्र है, समय सीमा। आप लोग चूंकि दोनों भाइयों की बात कर लें, आप चूंकि परिवार के एक बड़े पारिवारिक सदस्य हैं, आपके बाद अजय सिंह राहुल भैया का नाम आता है। वो भी आने वाले समय में 27 तक हमारे ख्याल से वो भी ओल्ड हो चुकेंगे। नई पीढ़ी पर चलते हैं तो ना तो अजय सिंह राहुल भैया के बेटे राजनीति में सक्रिय दिखाई देते और ना आपके बेटे ध्रुव राजनीति में सक्रिय दिखाई देते। क्या माने कि चुराहट से अजय सिंह राहुल भैया के बेटे अथवा पुराना गोपद वर्तमान सीधी के सिंह भंवर साहब के बेटे ध्रुव, ये दोनों यूथ चेहरे क्या चुनावी मैदान में राजनीतिक समीकरण में आएंगे, उतरेंगे, फिट होंगे? क्या इसको कैसे माने? आपने यहाँ पे दो बातें कही, आएंगे, उतरेंगे या फिट होंगे क्या? तो मेरे ख्याल से फिट तो नहीं हो रहे हैं, इसलिए कि हम जब खुद ही अपने आप को फिट नहीं मानते राजनीति में, तो वो तो अभी तक मैदान में उतरे ही नहीं, ना किसी तरह से नहीं उतरे, ना कहीं घूमे, तो वो अपने आप को ही नहीं फिट मानते होंगे, इसलिए वो राजनीति से अभी अलग हैं। जहाँ तक अगली पीढ़ी की बात है, तो ये भी स्पष्ट है कि जो शुरुआत में आपने बात की राजनीति की, कि पहले की राजनीति और आज की राजनीति में क्या फ़र्क है, तो अगर मैं ये कहूँ कि 1990 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, तो अगर 1990 में मैं 15 या 20 हज़ार रुपये खर्च करके चुनाव लड़ा और आज की जो परिस्थिति है उसको देखा जाए, तो अगर आप ही बता रहे थे कि एक पंचायत का चुनाव भी करोड़ों में हो सकता है, तो विधानसभा का तो और 4-5 करोड़ की बात करते हैं। तो इन सब बातों को सामने रखते हुए कोई एक बिजनेस वाला आदमी जो कोई बिजनेस कर रहा है, सक्सेसफुल बिजनेस कर रहा है, वो क्यों आएगा राजनीति की तरफ? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। या तो फिर उसको कमाना है राजनीति से, जो कि हमारे परिवार में कभी किसी ने किया नहीं, तो उस परिस्थिति में क्यों कोई राजनीति की तरफ आएगा? अगर उसको करोड़ों रुपए खर्च करके एक विधानसभा में विधायक बनना है, तो वहाँ क्यों आएगा वो? ठीक है, क्यों आएगा, लेकिन जो चर्चा है, क्योंकि चुराहट विधानसभा क्षेत्र, चुराहट में आप लोगों का एक अलग सम्मान रहा है। राहुल भैया के बाद चर्चा है कि 2027 में ध्रुव चुराहट के आइकॉन बनेंगे। क्या सच्चाई है? तो ये प्रश्न तो मेरे ख्याल से ध्रुव से पूछना चाहिए, क्योंकि वो अब करीब 50 साल के वो भी हो रहे हैं, तो ये सोच उनके मन में आया होगा, उन्होंने इसके बारे में कई बार सोचा भी होगा कि मुझे आइकॉन बनना है यहाँ चुरहट का, कि मुझे अपना जो बिजनेस है वही चलाना है। लेकिन आपका जो प्रश्न है वो फिर से मैं वही बात कहूँगा कि एक आदमी जो एक अच्छा सफल बिजनेस कर रहा है, अगर उससे कहा जाए कि तुम राजनीति में आओ, इसलिए कि हमारे पुश्तैनी ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, चुरहट हो चाहे गोपद बनास हो, बस सीधी हो चाहे पूरा एक तरह से पूरा मध्य प्रदेश ही रहा है वहाँ पर परिवार के पास, तो उस परिस्थिति में आज की जो परिस्थिति है कि राजनीति, उसको देखना पड़ेगा, तभी जाके कोई डिसीजन ले सकता है। और आज की जो परिस्थिति यही कह रही है कि सिर्फ पैसा होना बहुत आवश्यक है, जात को लेकर इक्वेशंस जो बनते हैं, एक समीकरण बनता है, वो बहुत ज़रूरी है, और ऊपर की जो राजनीति है, जो हाई कमांड होता है किसी पार्टी का, उसकी जो सोच है कि यहाँ पे किस तरह का समीकरण बैठा है, तो इन सब बातों को लेकर अगर सोचा जाए तो एक
अपहिल टास्क है, एक बहुत कठिन रास्ता है ये, किसी एक सफल बिजनेस को छोड़ के इधर आना। मेरा आपसे एक अंतिम सवाल है। एक तरफ पेशा एक्ट, दूसरी तरफ आदिवासियों का पतन, आदिवासियों के हकों का पतन, चाहे माइनिंग हो चाहे फॉरेस्ट हो, क्योंकि आप फॉरेस्ट के एक अच्छे जानकार भी हैं। तरह तरह की बातें हैं आदिवासियों को लेके। आपके क्या विचार हैं वर्तमान स्थिति को लेके? जहाँ तक आदिवासियों का सवाल है, मैं ये जो गोपद बनास क्षेत्र था, सीधी भी जो क्षेत्र था, चुनाव लड़ा मैं उसमें, तो आदिवासियों से ज़्यादा मेरा लगाव रहा और उनका बहुत मुझे स्नेह मिला, चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी में हो चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर हो। और उस स्नेह के वजह से, उस लगाव के वजह से मैं उनके बीच में काफ़ी बैठा, उनसे और उनकी हर तरह की समस्याओं पर काफ़ी सोच रखता हूँ। आज की जो परिस्थिति है उसको अगर देखा जाए तो अगर कोई एक वर्ग एक पतन के कगार में है, वो है आदिवासी। हम इतनी बातें करते हैं आदिवासियों को लेकर, लेकिन जो परिस्थिति बनती आ रही है और आगे जो दिख रहा है मुझे, वो ये होगा कि आदिवासी जंगल उसको छोड़ना पड़ेगा। आप सिंगरौली जिला ही ले लीजिए। सिंगरौली जिला मेरे ख्याल से जिस तरह से वहाँ पे माइनिंग लीज दी जा रही हैं, तो बहुत ये वक्त बहुत दूर नहीं है कि पूरा सिंगरौली जिला ही एक कोल माइनिंग का एक अड्डा हो जाएगा। मतलब उसमें कोई आदिवासियों को रहने की जगह बचेगी नहीं। हम जंगल की बात करते हैं, जंगल की प्रोटेक्शन की, कंजर्वेशन की, इतने बड़े बड़े कानून हैं, वो जंगल को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन जब माइनिंग की बात आती है तो हम हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन एकदम दे देते हैं, कोई बिना सोचे या समझे। तो एक तरफ तो हम FRA की बात करते हैं कि किसी एक आदिवासी को अगर 2 हेक्टेयर मिलना चाहिए तो उसको आधा क्या है, एक क्वार्टर हेक्टेयर, एक चौथाई हेक्टेयर मिल रहा है, 0.05 हेक्टेयर भी मिल रहा है। लेकिन जहाँ एक बड़े कॉर्पोरेट की बात आती है, उसको माइनिंग की आवश्यकता है, अब उसको 1000 हेक्टेयर दे देते हैं ज़मीन बिना कुछ हिचकिचाहट के। तो इन परिस्थितियों में उसका क्या भविष्य है, ये एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है, बहुत गंभीर है ये। जहाँ तक पैसा का सवाल है, तो हर सरकार कहती है कि हम पैसा लागू करेंगे, लेकिन जब बात आती है उसको लागू करने की तो सब नकार जाते हैं, इसलिए कि जो उसमें अधिकार दिए हैं पैसा के, वो इतने फार रीचिंग हैं कि कोई भी सरकार उनको अपनाना नहीं चाहती। वो जानती है कि जिस दिन उन्होंने पैसा का पूरा अधिकार आदिवासी को दे दिया, उस दिन आदिवासी पूरी परिस्थिति को अपने हाथ में ले लेगा, और वो चाहते नहीं। तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को, हर आदिवासी को एक बार सोचना चाहिए कि उसको आगे आने वाले समय में उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, उसका वो किस मुद्दे पे उसको लड़ना चाहिए। इसलिए कि हम बहुत से लोग आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जब तक आदिवासी खुद नहीं खड़े होंगे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, तब तक ये संभव नहीं होगा कि उनको वो अधिकार मिल जाएं जो इस देश में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए रचा गया था। तो आप थे भंवर साहब के इंटरव्यू के पीछे मेरा मकसद था कि आज की पीढ़ी, आज के यूथ को आपके सिद्धांतों से अवगत कराना। रही बात राजनीतिक चुनाव की, तो भंवर साहब ने स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है कि 2023 का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन राजनीति में बने रहना, परिवार का प्रभुत्व कायम रहे, तो कहीं न कहीं चुराहट की सियासत में अजय सिंह राहुल भैया के साथ वो कंधे से कंधा मिलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब बने रहिए न्यूज एमपी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी के साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। प्रदेश व विंध्य क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube, Facebook और WhatsApp से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप रोज की खबरें हमारी वेबसाइट www.enewsmp.com पर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक बने रहिए ई न्यूज़ एमपी पर। धन्यवाद।